सबको स्क्रीन विजिबल है मेरी? क्या हुआ? यस सर। ठीक है, चलो। तो let me just start my Kali Linux. अरे, सो लिनक्स से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। सो कोई बता सकता है लिनक्स एक्चुअल में है क्या? हम्म Why we use Linux for penetration testing? क्यों हम लिनक्स का ही यूज करते हैं पेंटेशन टेस्टिंग के लिए? सर वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है और बस एक ओपन सोर्स है क्या? सर अपने हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्या चीज सॉरी? अपने हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हाँ, अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेस रिसोर्सेज लेता है, डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है आपके कर्नल के साथ, तो जल्दी आपको क्या मिलता है? रिस्पॉन्स मिलता है, राइट? तो इसलिए हम लिनक्स का यूज करते हैं। और इसमें बाकी आप बाइनरी बेस्ड अटैक कर सकते हो, या फिर आप जो भी इसमें प्रोग्राम चलाना चाहो वो आप इसके अंदर एक्चुअल में चला सकते हो विदाउट एनी इश्यू। ठीक है, ओपन सोर्स है, इजी टू इंस्टॉलेशन है और इजी टू यूज है, राइट? लेकिन जब आप विंडोज के ऊपर जाते हो ना, विंडोज एक्चुअल में ओपन सोर्स नहीं है। विंडोज के ऊपर आपको एक्चुअल में इतनी ज्यादा कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलती है। अगर कर भी लेते हो तो उसके जो फाइल स्ट्रक्चर है वो ज्यादा डिफिकल्ट है लिनक्स से। स्टार्टिंग में जो बच्चे विंडोज से आते हैं उनको लिनक्स डिफिकल्ट लगता है, और जो लिनक्स से आते हैं उनको विंडोज डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि विंडोज के अंदर हमारे पास क्या आ जाती हैं? रिपोजिटरीज, राइट? सुना है रिपोजिटरीज क्या होती हैं? सर सुना तो है पर याद नहीं आ रहा। रिपोजिटरीज सुना है? बस साइड बाय साइड विंडोज और आपकी जो लिनक्स है दोनों का बेसिकली डिस्क्रिप्शन करूंगा, ठीक है? साथ साथ देखते जाना। आज तीन चीजें कवर करेंगे, एक तो बेसिक लिनक्स, दूसरा फाइल ट्रांसफर, और तीसरा आपका फाइल स्ट्रक्चर लिनक्स का, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कमांड से। ओके, सो बेसिकली जहां पे आप कमांड एग्जीक्यूट करते हो वो आपका क्या होता है? टर्मिनल। टर्मिनल। टर्मिनल के अंदर आप कमांड एग्जीक्यूट करते हो, और जब जहां पे कमांड एग्जीक्यूट होती है वो क्या होते हैं? शेल कहते हैं। शेल। शेल कितने टाइप का होता है? हम्म 5? आर यू श्योर? शेल के कितने भी टाइप हो सकते हैं शेल। हाँ, शेल के अंदर आपकी वो कमांड्स चलती हैं जहां पे जैसे कि मैं अगर बोलूं बैश, ये मेरा एक शेल है, ठीक है? जहां पे आप अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं बोलूं जेड एस एच, ये भी आपका एक शेल है।
मैं बोलूँ sh, ये भी आपका शेल है। आर बैश, ये भी शेल है। cmd, ये भी आपका शेल है। पावर शेल, ये सब आपके एक्चुअल में शेल होते हैं जो आप एक्चुअल में यूज करते हो। लिनक्स के अंदर यूज कर लो या फिर आप विंडोज के अंदर यूज कर लो, जहां पे भी आप कमांड एग्जीक्यूट करते हो वो आपका शेल है। ठीक है। शेल कितने भी टाइप का हो सकता है, रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप जो यूज कर रहे हो वही हो, आप खुद का एक अलग से शेल भी बना सकते हो। बेसिकली आपकी जो लिनक्स मशीन है, काली मशीन है, उसके अंदर कुछ ऐसे शेल्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। अगर उनकी लोकेशन निकालनी है तो एक फाइल है cat/etc/shells के नाम से, जो स्टोर करके रखती है आपकी शेल्स की लोकेशन, जिसके अंदर आपके वो शेल्स आते हैं जो आप यूज कर सकते हो अपनी काली मशीन के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बेसिकली जितने भी शेल्स हैं सबकी अपनी अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, अपने अपने फंक्शंस होते हैं, अपनी अपनी कस्टमाइजेशंस होती हैं, राइट? जैसे कि अगर मैं चाहूं, एक मिनट रुकना। ठीक है। अरे मेरे को लगा कुछ मैसेज आया। तो गिव मी अ सेकेंड, कहाँ गया? हाँ। तो बेसिकली शेल्स के हम अंदर हम एक्चुअल में कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं sh, तो मैं एक्चुअल में sh शेल के अंदर हूँ। अगर मैं लिखूं बैश, तो मैं बैश शेल के अंदर हूँ। अगर मैं बोलूँ zsh, तो मैं zsh शेल के अंदर हूँ। अगर मैं बोलूँ tmux, तो मैं tmux शेल के अंदर हूँ। अगर मैं बोलूँ कौन सा rbash, तो मैं rbash के अंदर हूँ। समझ में आ गया? हर एक शेल की अपनी अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। उन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर अपनी शॉर्टकट्स, अपनी मूवमेंट स्पीड को बढ़ाने के लिए कुछ भी करते हो, वो सब कुछ आपका शेल के अंदर ही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। तो एक नया शेल ओपन कर लेता हूँ ताकि मेरी जो पीछे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं उनको मैं रिमूव कर सकूँ। ओके। सो हर एक टर्मिनल, जैसे कि मैं नया टैब ओपन करता हूँ, उसके बाद मैंने एक और नया टैब ओपन कर दिया, तो हर एक टैब के लिए अपनी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनती है। अगर मैं बोलूँ ना कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, तो इस टैब की एक्चुअल में अपनी खुद की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इस टैब की अपनी खुद की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इस टैब की अपनी खुद की, और इसकी अपनी। जितने भी मैं शेल अपने ऑन करता जाऊंगा, उनकी एक अलग से कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनती जाएगी। ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे लिख दूं, जैसे कि IP = 1.1.1.1, आईपी के अंदर मैंने 1.1.1.1 वो कर दिया, स्टोर कर दिया। अब मैं लिखूंगा आईपी डॉलर आई सॉरी एको डॉलर आईपी लिखूंगा, तो उसके अंदर 1.1.1.1 स्टोर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना एको डॉलर आईपी, तो इसके अंदर एक्चुअल में कुछ भी स्टोर नहीं है। अगर मैं बोलूं कि एक नया टैब ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे मैं डालने की ट्राई करूंगा एको डॉलर आईपी, तो इसके अंदर भी मेरे को कुछ भी स्टोर नहीं होगा, क्योंकि जब भी मैंने एक नया टर्मिनल ओपन करता हूं, तो उस टर्मिनल के अंदर उसकी एक खुद की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनती है। और जब मैं यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करता हूं, तो ये एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन फाइल को अपडेट नहीं करता है, ये रियल टाइम आपकी जो प्रोसेस चल रही होती है उसको अपडेट करता है। समझ में आ रहा है एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या सबको? ऑनलाइन? सर आ रहा है सर। ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी हम एक कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो उसके खुद के टर्मिनल के अंदर ही एग्जीक्यूट होती है, और जब भी एक नया टैब ओपन होता है तो उसकी एक नई कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनती है, जो कि फाइल होती है कौन सी? ऐसी कौन सी फाइल है जो कॉपी होती है हर एक टर्मिनल के अंदर?
ऐसी कौन सी फाइल है जब भी मैं एक नया टर्मिनल ओपन करता हूं उसकी डुप्लीकेट फाइल बन जाती है? ऐसी कौन सी फाइल है? नहीं। सिद्धांत प्रभात, कौन सी फाइल है? अगर मैं जब भी एक नया टर्मिनल ओपन करता हूं तो ऐसी कौन सी फाइल है जो कॉपी हो जाती है, जो डुप्लीकेट फाइल बनती है हर एक शेल के लिए? नहीं। 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 बोलो, किसी को पता है? ऐसी कौन सी फाइल है जो डुप्लीकेट बनती है जब भी आप एक नया टैब ओपन करते हो? उसके लिए ना सबसे पहले आपको शेल चेक करना पड़ेगा कि आपका जो डिफॉल्ट शेल है, जब भी मैं एक नया टैब ओपन कर रहा हूं ना, तो एक्चुअल में कौन सा शेल एग्जीक्यूट हो रहा है। जब भी मैं जितने भी टैब ओपन कर रहा हूं तो कौन सी शेल के अंदर एक्चुअल में मैं ओपन हो रहा हूं, पहले मेरे को वो चेक करना पड़ेगा। मैं एक मिनट रुकना, मैं एक बार इसकी इसको साइज है ना इसको बढ़ा देता हूँ। तो चेक करने के लिए कौन सा यूज करते हैं? अगर मैं देखना चाहूँ मेरा डिफॉल्ट शेल कौन सा है तो कौन सी कमांड यूज करूंगा मैं? इको डॉलर। एको डॉलर क्या आएगा? बैश फिर शेल आएगा शायद। इको शेल डॉलर शेल। जो बताएगा मेरे को कि मैं एक्चुअल में जब भी कोई टैब ओपन कर रहा हूं, जितनी बार भी एक नए टर्मिनल के अंदर लॉगिन कर रहा हूं, तो मेरा कौन सा शेल एग्जीक्यूट हो रहा है? ZSH, राइट। अगर मैं हर एक टैब के अंदर जाके देखूं ना कि मेरा कौन सा शेल एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो हमेशा मेरे को क्या दिखाएगा? ZSH। जो भी आप शेल इसमें डिफाइन करते हो वही शेल एक्चुअल में एग्जीक्यूट होता है जब भी आप अपना एक नया टैब ओपन करते हो। ठीक है, आसान है। यस सर। अब यहां पे बेसिकली दो टाइप के शेल होते हैं, एक तो आता है आपका डिफॉल्ट शेल और दूसरा कौन सा होता है? दो टाइप के शेल होते हैं ना, जो करंटली वर्किंग में है वो शेल और जो डिफॉल्ट शेल होता है, करंट शेल और डिफॉल्ट शेल। डिफॉल्ट शेल कौन सा शेल होता है? जो जब भी हम कोई भी यूजर्स के साथ टर्मिनल के अंदर लॉगिन करेंगे तो कौन सा शेल एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो रहा है, वो क्या आएगा आपका? डिफॉल्ट शेल। और जब हम जिस करंट शेल के ऊपर एग्जीक्यूट करें, अगर मान लो मैं यहां पे बैश लिख के एंटर कर देता हूं ना, तो ये किस सेल के अंदर मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं कमांड्स को? अगर मैं अब ls करूंगा तो किस सेल के अंदर कमांड एग्जीक्यूट हो रही है? बैश के अंदर हो रही थी ना, स्टार्टिंग में क्या था? ZSH। अगर मेरे को अभी मैं अगर चेक करूंगा डॉलर शेल तो क्या आना चाहिए? ZSH। पता है क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट शेल, मैंने अभी भी बताया, एक तो होता है डिफॉल्ट शेल और एक होता है करंट शेल। ठीक है, शेल चेंज हो गया है। अब डिफॉल्ट शेल वो होता है जब भी आप एक नया टैब ओपन करते हो तो कौन सा शेल एग्जीक्यूट हो रहा है। मैंने अभी अभी क्या बोला था कि हर एक टर्मिनल की अपनी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनती है, राइट। उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो भी शेल आपका कॉन्फ़िगर होगा वही तो ओपन होगा ना। आपके पास अगर दूसरे शेल को एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है तो कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो ना। अब यहाँ पे मैं बैश में कन्वर्ट तो हो गया, अब मैं करंटली किसके अंदर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ? बैश के अंदर कर रहा हूँ ना। तो मेरे को अगर अपना करंट शेल चेक करना तो मैं लिखूंगा एको डॉलर क्या आएगा? अगर मेरे को करंट शेल चेक करना तो क्या आएगा? जीरो। क्या आना चाहिए मेरे को? आंसर क्या मिलेगा? सर जो इस शेल पे भी हम काम कर रहे हैं। जिस शेल पे फिलहाल हम काम कर रहे हैं वो देखने के लिए मैं क्या करूंगा? एको डॉलर जीरो।
तो यहाँ पे अगर मैं एंटर करता हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है इसमें, बैश बैश। अगर मैं वापस से एक नया टैब ओपन करता हूं और यहाँ पे अगर मैं डालता हूं echo $0 तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, सर बैश ही आएगा। बैश कैसे आएगा, ये मेरा डिफॉल्ट शेल फिलहाल किसमें काम कर रहा हूं मैं, एक नया टैब ओपन किया है ना। हम्म, यहाँ पे देखो पीछे चलते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, मैंने बैश में कन्वर्ट किया था ना पहले, हाँ और मैंने बोला कि जब भी मेरा एक नया टैब ओपन होगा तो उसमें मेरा कौन सा शेल चलेगा, डिफॉल्ट शेल चलेगा ना। सर डिफॉल्ट सेल हमेशा ZSH ही रहता है। डिफॉल्ट शेल को आप एक्चुअल में चेंज कर सकते हो, एक कमांड आती है CHSH के नाम से, जो कि आपका शेल चेंज करने में काम आती है। अब यहाँ पे अगर इसकी देखना है ना तो सिर्फ सिंपल मैन लिखो और एंटर कर दो। रिकॉर्डिंग हो रही है ना ये? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखो चेंज लॉगिन शेल, ठीक है। जब भी आपको चेंज करना है ना लॉगिन शेल, तो आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे -S लगा के, जैसे कि करके देखना है, यस सर। देखना है? तो यहाँ पे क्यों करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, बट इसके लिए मेरे को मशीन को दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, जब भी रिस्टार्ट होगा तभी होगा वो एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CHSH स्पेस -S। अब मैं क्या देना चाहूंगा, मेरे करंट यूजर के लिए सूडो का यूज करूंगा तो सूडो के लिए यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट यूजर के लिए CHSH/bin /bash, ठीक है। मैं किस चीज के साथ चेंज कर रहा हूं, बैश के साथ। एंटर करता हूं, पासवर्ड मांग रहा है, काली एंटर, चेंज हो गया। अब एक नया टैब ओपन करता हूं, यहां पे अगर मैं लिखूंगा echo $shell, अभी भी ZSH दिखा रहा है ना। मैंने अभी अभी क्या बोला था, सिस्टम को कैट पासवर्ड पीटीसी पासवर्ड रुक जाओ, अभी किया है। एंटर किया। अब देखते हैं इसका जो करंट शेल है वो क्या है। यहां पे लिखता हूं मैं echo $shell, ठीक है। क्या आना चाहिए, शेल चेंज हो गया ना। अब मैं जब भी एक नया टैब ओपन करूंगा तो क्या शेल होगा, क्या एग्जीक्यूट होगा, पहले क्या एग्जीक्यूट हो रहा था, समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑनलाइन समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। अब इसको चेंज करने का एक और तरीका है, वो है लिखो sudo nano /etc /password। फाइल सुना है कहा किसी ने, पासवर्ड फाइल क्या कंटेन करके रखती है, यूजर इंफॉर्मेशन। एंटर करता हूं, एंटर करता हूं, यहां पे मैंने किसका चेंज किया था, काली का चेंज किया था ना। अगर मैं यहां पे लिखूं user/bin/zsh और उसको सेव करता हूं और एग्जिट करूं और फिर से एक बार मशीन को रिवर्ट करता हूं, अगर रिस्टार्ट करूं तो क्या मेरा सेल चेंज होगा, ट्राई कर लेते हैं। यस सर होगा। echo $shell क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्या चेंज किया है, ZSH। ZSH डैश करें।
जेडएसएस से बैश किया, लेकिन एटीसी पासवर्ड के अंदर जाके मैंने दोबारा से चेंज कर दिया था ना। यूजर की इंफॉर्मेशन कौन करके रखता है? एटीसी पासवर्ड। अब लास्ट में चलते हैं, लास्ट में दिखाता हूं आपको मैं। तो यहाँ पे देखोगे ना, तो एक्चुअल में यहाँ पे आके मैंने लास्ट में सिर्फ शेल का नाम चेंज कर दिया है। शेल की लोकेशन चेंज करने से मेरे को क्या मिला? शेल चेंज हो गया ना। अब मैं इससे ना किसी भी यूजर की परमिशन या फिर कुछ भी चेंज कर सकता हूं। मैं ये भी कर सकता हूं कि यहां से मैं पासवर्ड हटा दूं और यूजर एक्चुअल में पासवर्ड मांगेगा ही नहीं मेरे से। क्या करना है? फिर कभी करेंगे, अभी करेंगे। चलो, अब यहां पे देखो, यहां पे एक एक्स दिख रहा है। यस सर। अब काली को तो रहने देते हैं, इसी की तरह एक यूजर बना लेते हैं, ठीक है। लिखता हूं, क्या नाम से बनाऊं? अच्छा, पहले तो इसको एग्जीक्यूट की परमिशन देनी पड़ेगी ना, हम राइट नहीं कर सकते इसके अंदर। यहां पे लिखता हूं, क्या नाम लिखूं? किस नाम से बनाऊं? राहुल। फिर कोलन लगाते हैं, फिर एक बार फिर से कोलन लगाते हैं, क्योंकि एक्स का मतलब क्या होता है? पासवर्ड प्रोटेक्टेड, ठीक है। यहां पे लगाते हैं 1000। ओके, यहां पे 1 लगा देते हैं, 1001 कोलन 1000 ग्रुप कोमा कोमा कोमा। बिल्कुल सेम टू सेम है ना, कुछ चेंज तो नहीं है? ठीक है। कोलन, मेरा होम पाथ क्या देना चाहिए? फॉरवर्ड स्लैश दे देते हैं सिंपल सा, क्योंकि मेरे को होम पाथ का नहीं पता मेरे, ठीक है। तो मैं पूरी मशीन को ही लूंगा। कोलन, क्या यूजर दूं, क्या शेल दूं इसको? बिन बैश, ठीक है। अब ये जब भी शेल एग्जीक्यूट होगा किसके साथ होगा? बिन बैश के साथ। सेव किया, एग्जिट किया। अब मैं क्या करता हूं, एक नया टैब ओपन कर लेता हूं, यहां पे लिखता हूं सु राहुल, ठीक है। स्विच यूजर बन गया ना एक नया यूजर राहुल के नाम से। अब यहां पे लिखूंगा मैं सूडो सु। क्या हुआ? क्यों नहीं मिला मेरे को रूट? क्योंकि राहुल के पास एक्चुअल में सूडो को एग्जीक्यूट करने की परमिशन ही नहीं है। हमने यूजर तो क्रिएट कर दिया, लेकिन उसके पास परमिशन ही नहीं है सूडो को एग्जीक्यूट करने की। अगर मैं यहां पे लिखूं सूडो -l चेक करने के लिए कि मेरे पास कितनी प्रिविलेज है सूडो की, तो क्या बोल रहा है? समझ में आया? अब कैसे चेक करते हैं परमिशन, कि हमारे पास सूडो एग्जीक्यूट करने की परमिशन है या नहीं है? रूट को एक्सेस करने की प्रिविलेज भी तो होनी चाहिए ना हमारे पास, वो हमारे पास है ही नहीं। समझ रहे हो? ऑनलाइन समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. हमने यूजर तो क्रिएट कर दिया, लेकिन हाँ, हमने यूजर तो क्रिएट कर दिया, लेकिन उसको सूडो एग्जीक्यूट करने की परमिशन ही नहीं दी। ये सिर्फ एक यूजर है, नॉर्मल यूजर क्रिएट कर दिया हमने, लेकिन वो एक्चुअल में सूडो को एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकता है। आप समझ में आ गया? इजी था, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। सूडो -l से चेक करते हो कि आप कितनी सूडो की प्रिविलेजेस को, कितनी कमांड्स को सूडो के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन काली के अंदर पास क्या है? अगर मैं एग्जिट करके यहाँ पे सूडो -l करूंगा ना, तो ये मेरे को बताएगा कि मैं कितनी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकता हूं सूडो के साथ। कितनी है? सब है ना, होल कमांड। लेकिन इसके पास नहीं है। आप समझ में आया क्या डिफरेंस है?
हमने यूजर तो क्रिएट कर दिया, लेकिन उसको परमिशन नहीं दी कि सूडो को एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, अब वो एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सेस ही नहीं कर सकता, उसके पास लिमिटेड परमिशंस हैं। आसान था ना? आसान था? ऑनलाइन समझ में आ रहा है? यस सर। अब चलो इसको परमिशन देके देखते हैं। ठीक है, इसको कुछ ज्यादा ही परमिशन दे देते हैं। ठीक है, सीधा रूट की परमिशन दे देते हैं इसको, ताकि इसको सूडो की परमिशन की रिक्वायरमेंट ही ना पड़े। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, सूडो नैनो /etc// पासवर्ड, राइट। अब लास्ट में चलते हैं, मैं यहां से कुछ चीजें रिमूव करूंगा। पहले क्या, ये अब यहां पे भी मैं 0 दे देता हूं। अब सेव करते हैं, बाहर निकलते हैं। अब स्विच करूं राहुल पे, क्या होना चाहिए? चलो ट्राई करते हैं। सू राहुल हु एम आई। अरे पहले तो परमिशन नहीं थी, अब तो रूट ही बना दिया इसको। कितना इजी था ना? यस ऑनलाइन समझ में आया कुछ, या ऊपर से गया? सर। आसान था ना? कोई क्वेश्चन है? यहां पे देखो, रूट का ग्रुप क्या है और वैल्यू क्या है? 0 0 है ना। अब हमने यहाँ पे एक्चुअल में 0 0 ही दी है, जो कि एक्चुअली रूट की वैल्यू है, रूट की प्रिविलेज है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, आसान है ना चीजें? ठीक है, यस सर। सेव करते हैं, बाहर निकलते हैं। अब मेरी मशीन में कोई भी राहुल नाम का यूजर नहीं है। ठीक है, अब सर 0 0 देंगे तब जाके रूट का एक्सेस मिलेगा उसको। हाँ 1000 पे नहीं मिलेगा, 1000 पे वो यूजर बन के रहेगा बस। हाँ 1000 पे वो सिर्फ एक यूजर है। और ठीक सर है, बिन बैश और ZSH शेल्स में डिफरेंस क्या है, दोनों क्या मतलब उसका सबकी अपनी क्या अपनी यूज है? सबकी अपनी अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे कि अगर मान लो पैरेट और काली के अंदर मैं अगर डिफरेंस पूछूं तो कुछ डिफरेंस है? सेम ही का, है। काम तो सेम ही कर रहे हैं ना। वैसे ही बैश और जेडएसएच है, बस उनको बना दिया गया है अलग अलग। जैसे कि अगर मैं बोलूं जेडएसएच के अंदर आप कमांड चलती है तो नहीं, उसमें हिस्ट्री -c बैश तो उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है उस चीज के लिए। देखो हर एक कमांड या फिर हर एक जो भी आप कमांड एग्जीक्यूट करते हो या फिर कुछ भी करते हो शेल के अंदर, वो एक्चुअल में शेल के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। अगर मैं बोल दूं कि आर बैश के साथ मैं एग्जीक्यूट करना चाहूं तो एक्चुअल में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो एक रिस्ट्रिक्टेड बैश है। ये भी एक शेल है जिसके अंदर एक्चुअल में लिमिटेड परमिशंस है। ठीक है, आर बैश का मतलब रिस्ट्रिक्टेड बैश, नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर ज्यादा प्रिविलेज नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो शेल शब्द बनाए जाते हैं अपनी खुद की उसके लिए, कंफर्ट के लिए, कंफर्ट जोन के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? कॉन्फ़िगरेशन के लिए जैसे कि अगर मैं जेडएसएच को कॉन्फ़िगर करना चाहूँ ना, तो इतने अच्छे से कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ कि इसके अंदर जैसे कि मैं यूज करने के लिए इसमें लगा सकता हूँ एक, जैसे कि यहाँ पे कुछ और शो होने लग जाए मेरे को पीछे बैकग्राउंड में, देखा होगा ना, काफी हैकर्स करते हैं कि इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, यहाँ पे काली काली की जगह कुछ और आता है, यहाँ पे आईपी शो होती है या फिर कुछ और टाइमिंग वगैरह शो होती है, यहाँ पे कुछ और आ जाता है, तो वो एक्चुअल में सेल को ही कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है,
ज्यादा मुश्किल तो नहीं है? आगे बढ़े? ठीक है। सो व्हाट नेक्स्ट? अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को देखते हैं। अब मैं जब भी एक नया टैब ओपन करता हूं ना, तो इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनती है। वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक्चुअल में है क्या? कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी? अरे, अगर मैं बोलूं कि मैं एक नया टैब ओपन करूं और मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए, तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी वो? सबसे पहले मेरे को शेल चेक करना पड़ेगा। echo डॉलर शेल, मेरा जब भी एक नया टर्मिनल ओपन होता है तो कौन सा टर्मिनल एग्जीक्यूट होता है, कौन सा शेल एग्जीक्यूट होता है, वो कौन सा है? ZSH। ZSH की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसका नाम है नैनो टिल्ड साइन /डॉट ZSHRC। ये वो फाइल है, जब भी आप एक नया टैब ओपन करते हो तो ये फाइल एक्चुअल में डुप्लीकेट हो जाती है। एंटर करते हैं। अब चेक करना है, इसको ट्राई करना है यूज करके। अगर मैं लास्ट में चलता हूं और यहाँ पे कोई भी कमांड लगा देता हूं, जैसे कि ls लगा देता हूं यहाँ पे, ठीक है, इसको सेव करता हूं, बाहर निकलता हूं। अब जब भी मैं एक नया टैब ओपन करूंगा ना, पहले ls एक्चुअल में कमांड एग्जीक्यूट होगी। ये देखो हो रही है ना। नो मैटर मैं कितने टैब ओपन करता हूं, पहले ls एक्चुअल में एग्जीक्यूट होगा, फिर आगे बढ़ेगा। अगर मैं वहां पे हुआ मैं लिखता हूं ना नैनो करके, बिल्कुल लास्ट में चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं हुआ मैं लिखूंगा और फिर सेव कर दूंगा और एक नया टैब ओपन करूंगा, तो पहले हुआ मैं एक्चुअल में एग्जीक्यूट होगा। समझ में आया? क्योंकि वो उसकी डुप्लीकेट फाइल है और वो एग्जीक्यूट हो रही है पहले, देन टर्मिनल ओपन हो रहा है। समझ में आ गया सबको? यस सर। सर कोई लिस्ट होती है क्या, प्रायोरिटी लिस्ट, कि उसके अकॉर्डिंग पहले ये एग्जीक्यूट होगा फिर ये इस तरह से? नहीं, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल के ऊपर ही आपकी जो शेल है वो एग्जीक्यूट होता है, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर अगर हम कोई कमांड देते हैं तो वो भी रन करेगी। ठीक है, सर इससे तो सिस्टम स्लो भी होगा ना? सिस्टम स्लो नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक टर्मिनल ओपन करोगे कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो सिर्फ टर्मिनल के अंदर ही एग्जीक्यूट होंगी वो चीजें। ठीक है, अगर कोई भी आप कमांड देना चाहो बताओ, क्या कमांड दूं? कोई बड़ी सी कमांड दे। चलो एक बड़ी सी कमांड देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एक काम करते हैं, पिंग ही चला देते हैं। ठीक है, पिंग 1.1.1.1। ठीक है, आसान ना। सेव करता हूं, बाहर निकलता हूं, एक नया टैब ओपन करूंगा, या फिर एक काम करता हूं इसको क्लोज कर देता हूं। और अब यहाँ पे पहले ही, अब तो नहीं चल रहा है पिंग, नहीं चल रहा ना। अब मैं जब भी टैब ओपन करूंगा ना, सबसे पहले पिंग स्टार्ट हो जाएगा मेरी, बिना किसी कमांड के। अब इसको कंट्रोल सी करूंगा तो स्टॉप हो जाएगा। दोबारा से अंदर चलते हैं, उसको पिंग को हटा देते हैं। अब ये आपकी हेल्प कैसे आ सकता है, हेल्पफुल कैसे हो सकता है ये चीज? जो सेव करते हैं, बाहर निकलते हैं, एक और कमांड बताता हूं मैं आपको। nmap स्कैन का पता है ना? पूरा nmap स्कैन करने में कितना टाइम लगता है? काफी टाइम लग जाता है ना। अब एक छोटा सा काम करते हैं, बस छोटा सा काम करेंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे नैनो ZSHRC। अंदर चलते हैं, सबसे लास्ट में चलते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा IP इज इक्वल टू, क्या लिखूं? नहीं, यहां पे मैं लिखता हूं जैसे कि 1.1.1.1। ठीक है, अब या फिर एक काम करते हैं, आईपी को रहने देते हैं। ठीक है, ताकि आईपी हम खुद से डाल सकें। अब यहां पे लिखते हैं हम एलियास इज इक्वल टू, सॉरी, एलियास एन मैप, या फिर
np nmap, ठीक है, इज इक्वल टू, अब डबल कोर्स लगाते हैं और यहां पे लिखते हैं पूरी कमांड nmap, उसके बाद में क्या लिखूंगा मैं, -s कैपिटल CV स्पेस -p हाइफन, यहाँ पे -v वर्बोस के लिए, और यहाँ पे लगाता हूं $IP, ठीक है, इसको डबल कोर्स के अंदर डालते हैं, सेव करते हैं, बाहर निकलते हैं। अब एक चीज बताता हूं मैं, अगर मैं इसको बंद करके एक नया टैब ओपन करता हूं ताकि रिफ्रेश हो जाए फाइल, अब देखो कोई कमांड एग्जीक्यूट तो नहीं हुई ना एक नया टर्मिनल ओपन करने पे। अब मैं क्या लिखता हूं, IP इज इक्वल टू 1.1.1, अब IP के अंदर क्या स्टोर है, 1.1.1 स्टोर है ना। अब अगर मैं np लिख के एंटर करता हूं तो ये एक्चुअल में 1.1.1 के ऊपर क्या कर देगा, स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा। पता है क्यों? सर समझ नहीं आया। नहीं आया समझ? चलो एक छोटा सा काम करते हैं, एक कमांड बनाते हैं। एलियास एक्चुअल में कमांड है क्या? सर एलियास एलियास क्या होता है? एलियास एक कमांड है जिससे आप शॉर्ट कमांड्स बना सकते हो। अगर मैं बोलूं कि मेरे को पूरी ये कमांड नहीं लिखनी है, पिंग 1.1.1.1, ठीक है, मेरे को ये पूरी कमांड लिखनी नहीं है। मैं अगर लिखूं कि मैं P लिखूं और ये कमांड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए, या फिर मैं A लिखूं तो अपने आप पूरी कमांड एग्जीक्यूट हो जाए, तो मैं क्या लिखूंगा, एलियास A इज इक्वल टू, यहां पे इसके बीच में लिख दूंगा मैं पिंग 1.1.1.1। मैंने कमांड बना दी A के नाम से, जब भी मैं A लिखूंगा तो एक्चुअल में ये पूरी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंटर करूंगा, देख रहे हो? अब समझ में आया? यस सर। मैंने क्या किया, एलियास किया और A के अंदर मैंने एक्चुअल में कमांड स्टोर करवा दी। जब भी मैं A को ट्रिगर करूंगा ना तो क्या होगा, ये कमांड ट्रिगर हो जाएगी। ये इसके कितने भी बना सकते हैं। होता है। हाँ ये केस सेंसिटिव होता है। अगर मैं A लिखूंगा यहाँ पे नहीं चलेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं एलियास n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिख देता हूं इसके अंदर n में स्पेस -h हेल्प के लिए, और इसको सेव कर देता हूं। गिव मी अ सेकंड, एंटर करते हैं। अब मैं जब भी n लिखूंगा ना पूरा nmap की हिस्ट्री हेल्प शो हो जाएगा मेरे को। सिंपल n लिखना है और एंटर करना है बस। अब समझ में आ गया क्या है एलियास? यस सर। आसान था, हेल्पफुल था। Yes, sir. अब मैंने यहां पे क्या किया था, अब सुनो, IP इज इक्वल टू 1.1.1 लिख दिया मैंने। अब मेरे को एक्चुअल में दोबारा दोबारा ये 1.1.1 लिखने की जरूरत तो नहीं है। अब मैं जब भी ये लिखूंगा $IP, इसका मतलब क्या है कि मैं 1.1.1.1 लिख रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं पिंग स्पेस $IP, इसका मतलब क्या है कि मैंने पिंग के पीछे क्या दे दिया, ये दे दिया है। अब मैं इसको अगर एंटर करूंगा तो क्या एंटर होगा, 1.1.1.1। समझ में आ रहा है? अब ऑनलाइन समझ में आ रहा है या? अब Yes, sir. अब वापिस चलते हैं नैनो ZSH के अंदर और लास्ट में चलते हैं, और यहां पे देखो मैंने क्या दिया था, यहां पे $IP का मतलब क्या है, 1.1.1। अब मैं जब भी IP इज इक्वल टू कुछ भी डालूंगा, जो भी वैल्यू डालूंगा वो एक्चुअल में रिप्लेस हो जाएगी किसके साथ, $IP के साथ, राइट। और मेरे को सिर्फ क्या देनी है, np कमांड देनी है, और np कमांड देते ही क्या हो जाएगा, nmap अपने आप रन कर जाएगा। मेरे को पूरी कमांड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया सबको? ज्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं था? ज्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है ना? No, sir. अगर मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, यहाँ पे P एलियास लगाता हूं, एलियास P इज इक्वल टू
और यहाँ पे लिखता हूं मैं पिंग डॉलर आईपी और इसको बंद कर देता हूं, सेव करके बाहर निकलता हूं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए आईपी इज इक्वल टू 2.2.2.2, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं पी लिख के एंटर करूंगा, सॉरी एक्चुअली वो सोर्स नहीं हुआ, सोर्स डॉट जेड एस एच आर सी, ठीक है। अगर मैं अब पी लिख के एंटर करूंगा तो ये 2.2.2 के ऊपर पिंग करना स्टार्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे आईपी इज इक्वल टू, आगे में सेकेंड 3.3.3.3 लिखूंगा और पी लिख के एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा, अरे वो अपडेट नहीं हुई, चलो कोई नहीं, बाकी समझ में तो आ गया ना। आगे सर। तो ये टॉपिक मेरे को आगे पढ़ाने की जरूरत है, आगे बढ़े, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, जितने भी मेरे डिफॉल्ट एलियास हैं जो मेरी मशीन के अंदर सेट हैं वो देखने, तो मेरे को कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी, एलियास। जस्ट एंटर कर दो, ये आपको बता देगा कि कितनी कमांड्स एक्चुअल में आपके फिलहाल एलियास के अंदर स्टोर्ड है। ये वाली वो है ना जो मैंने अभी अभी स्टोर की थी, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे डॉलर आईपी नहीं दिखा रहा है, ध्यान से देखोगे तो ये क्या दिखा रहा है, डॉलर आईपी की वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं एक नया टैब ओपन करता हूं तो और यहाँ पे लिखता हूं आईपी इज इक्वल टू 1.1.1 और फिर से एलियास करूंगा तो यहाँ पे एक्चुअल में आईपी, ओके शो नहीं की क्या, चलो कोई नहीं, बाकी समझ में तो आ गया ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। अब यहाँ पे मेरे को अगर किसी को रिमूव करना है इनके अंदर से, अगर मैं बोलूं कि नैनो करके और इसको एंटर करता हूं मैं और लास्ट में चल के इसको एक बार रिमूव कर देते हैं, सेव किया, बाहर निकला, अब क्लियर किया। अब मैं एक कमांड बनाता हूं, एलियास n इज इक्वल टू एन मैप स्पेस हाइफन एच, ठीक है। आप सबको पता है कि n लिखूंगा तो n मैप की हेल्प खुल जाएगी, ठीक है। अब मेरे को इसको रिमूव करना है तो एक कमांड आती है अन एलियास, उसके बाद में n लिख के एंटर करोगे तो ये अपने आप रिमूव हो जाएगा। अब n लिख के एंटर करूंगा ना तो कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है, आसान था, किसी को कोई डाउट है, ठीक है, आगे बढ़े। अब एक कमांड है सी एच मोड प्लस एस के नाम से, सुना है कभी, अब एक दोबारा से राहुल नाम से एक यूजर बना लेते हैं, नैनो /etc/पासवर्ड, और यहां पे मैं इसको सूडो के साथ रन करता हूं और एक नया यूजर क्रिएट कर लेते हैं राहुल के नाम से दोबारा से, जिसको कोई परमिशन नहीं देंगे हम, ठीक है। राहुल कोलन कोलन 100, सॉरी 1001 या फिर 100, ठीक है 1 ही ठीक है, 1000 कोलन कोमा 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 कोलन /, जस्ट / दे देते हैं, कोलन /win /bash, सेव करके बाहर निकल जाते हैं, क्लियर करते हैं, एक यूजर बन गया राहुल के नाम से। अब सू राहुल करके चलते हैं, अब सुनना, राहुल एक नॉर्मल यूजर है जो कि सूडो कमांड का यूज नहीं कर सकता, सूडो स्पेस अगर मैं यहाँ पे nmap लिखूंगा तो क्या चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, परमिशन नहीं है। अब वापस चलते हैं, अब मैं एक ऐसी कमांड बनाऊंगा जो हमेशा चलेगी ना, नो मैटर वो कौन सा यूजर है, वो हमेशा सूडो के साथ ही चलेगी, आपके पास परमिशन हो या ना हो। तो मैं लिखता हूं ch मोड
प्लस एस सूडो की प्रिविलेज देता हूं मैं किसी एक कमांड को, जैसे कि यूजर / bin / nano। ठीक है, नैनो की पूरी कमांड दे दी। ओके, इसको एक्चुअली सूडो की परमिशन के साथ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा पहले मेरे को, सूडो। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि सूडो के साथ chmod से मैंने एक ऐसी कमांड बना दी जो हमेशा जब भी चलेगी ना, नो मैटर आपके पास प्रिविलेज है या नहीं है, वो सूडो के साथ चलेगी। ठीक है, मतलब समझ में आ गया? आपके पास एक्चुअल में परमिशन है या नहीं है मैटर नहीं करता, आप नैनो कमांड का यूज कर सकते हो किसके साथ? सूडो के साथ, किसी भी टाइम। क्लियर करता हूं मैं। अब सू राहुल पे चलते हैं। सू राहुल के ऊपर गए। अब क्या इसके पास सूडो यूज करने की परमिशन है? नहीं है ना। अब इसके पास क्या है, मैंने बताया था कि एक नैनो नाम से परमिशन कमांड बनाई है जो कि हमेशा किसके साथ रन करेगी? सूडो के साथ। अगर मैं लिखूं नैनो /etc /पासवर्ड और लास्ट में जाके मैं इसके अंदर अगर मैं अपनी वैल्यू को चेंज कर दूं 0 के साथ, तो क्या होगा? क्या यूजर राहुल ने अपनी खुद की परमिशन को चेंज कर दिया? ये देखो, अब मैं दोबारा से एक काम करता हूं, एग्जिट करता हूं और दोबारा से सू राहुल करूंगा, तो क्या मिला? क्यों? नैनो को परमिशन कैसे मिल गई? क्या राहुल के पास परमिशन थी? राहुल के पास तो परमिशन ही नहीं थी। अब एक काम करता हूं, लास्ट में जाके ना दोबारा से उसकी वैल्यू को चेंज करता हूं, एक छोटा सा चीज दिखाता हूं आपको मैं, और उसकी जो नैनो की प्रिविलेज थी ना उसको मैं वापस ले लेता हूं। यहाँ पे 1000 सेव किया, बाहर निकला और यहां से मैं एक बार एग्जिट कर लेता हूं और यहाँ पे लिखता हूं सूडो, जो आपने मैंने दिया था ना, इसको सिर्फ माइनस कर देता हूं। इसका मतलब है कि मैंने जो सूडो के साथ बाय डिफॉल्ट रन हो रहा था ना, उसको मैंने हटा दिया, बाय डिफॉल्ट ही सूडो के साथ रन नहीं होगा। ठीक है, अब इसको क्लियर करते हैं। अब क्या करता हूं मैं, सू राहुल करता हूं, स्विच राहुल। अब नॉर्मल राहुल है। अब दोबारा से ट्राई करते हैं, नैनो /etc /पासवर्ड। अब लास्ट में चलता हूं मैं, अब दोबारा से इसकी परमिशन को चेंज करके देखते हैं, 0 0 सेव किया। क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में आया? नहीं आया? चलो बता देता हूं मैं। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, chmod से +s की परमिशन दी थी। किसको? नैनो बाय डिफॉल्ट किसके साथ रन करेगा? आपके पास परमिशन हो या ना हो, वो हमेशा रूट के साथ एग्जीक्यूट होगा, राइट? फिर मैंने क्या किया, उसकी परमिशन को वापस ले लिया। ठीक है, अब नैनो किसके साथ एग्जीक्यूट होगा? बाय डिफॉल्ट जो यूजर इसको यूज कर रहा है, और आपको पता है कि राहुल सूडो का यूज कर नहीं सकता, तो नैनो किसकी प्रिविलेज के साथ एग्जीक्यूट होगा? राहुल के पास तो सूडो की प्रिविलेज है ही नहीं। क्या एटीसी पासवर्ड के पास राइटेबल परमिशन है राहुल के लिए? नहीं है ना। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब सुनो, छोटा सा काम है। आप ये जो नैनो कमांड है ना, जब भी मैं ये लिखूंगा, ये लिख के एंटर किया मैंने, इसका मतलब है कि नैनो जब भी रन होगी, नो मैटर कौन उसको यूज कर रहा है, वो बाय डिफॉल्ट किसके साथ रन होगी? सूडो के साथ रन होगी। मतलब कि जब भी नैनो लिख के कोई भी एक बंदा कुछ भी एग्जीक्यूट करने की ट्राई करेगा, वो किसके साथ करेगा? सूडो के साथ करेगा, बिना उसके परमिशन के। मतलब उसके पास परमिशन हो या ना हो, वो हमेशा रन करेगी किसके साथ? सूडो के साथ। अब ये इतना समझ में आ गया? अब मैं जब भी इसको एंटर करूंगा तो ये किसके साथ रन होगी? सूडो के साथ। अब यहां पे मैं सू राहुल करता हूं। अब सुनना, यहां पे अगर मैं sudo -l करूंगा ना,
तो ये मेरे को क्या शो करेगा कि आप sudo को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। लेकिन नैनो कमांड किसके साथ एग्जीक्यूट हो रही है? अब मैं यहां पे लिखता हूं नैनो, ये किसके साथ एग्जीक्यूट होगी? sudo के साथ एग्जीक्यूट होगी ना। अब नैनो करके कुछ भी डाल दूं, etc शैडो, आपको पता है ना शैडो को तो काली भी रीड नहीं कर सकता, एंटर करूंगा ना तो ये एक्चुअल में रीड कर पाएगा, क्योंकि नैनो किसके साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। आप समझ में आ गया? ऑनलाइन समझ में आ रहा है? आ गया सर, आ गया। ज्यादा टफ तो नहीं है? नैनो के साथ जो भी फाइल्स होंगी वो रीड कर पाएगा। नहीं, नैनो के साथ वो एग्जीक्यूट भी कर पाएगा, मतलब कोई एडिट भी कर पाएगा, क्योंकि नैनो बाय डिफॉल्ट अब सूडो के साथ चल रहा है, प्लस एस का मतलब है सूडो के साथ। ठीक समझ में आ गया? नैनो बाय डिफॉल्ट एक सूडो बन गया, ये समझ लो बस। जब भी सूडो लिखोगे ना, यहाँ पे सूडो लिख के कुछ एंटर करते हो, सूडो नैनो लिख के एंटर करते हो, इसका मतलब है कि ये सूडो के साथ एग्जीक्यूट होगा। अब मैंने यहाँ पे सूडो प्लस नैनो तो पहले ही दे रखा है। समझ में आ गया? अब समझ में आ रहा है? ट्रिकी है। क्या हुआ? बोलती बंद होगी? सर, आ गया, समझ में आ गया। ऑनलाइन चलो आगे बढ़े। यस सर। अरे इतनी कम आवाज में, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट रहेगा ही। सर वो जब रिकॉर्डिंग देख के साथ साथ करेंगे ना, जब हो जाएगा क्लियर। हाँ ये भी कर सकते हो, एक बार दोबारा साथ साथ करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस ये समझ के रखना कि एक कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जो बाय डिफॉल्ट सूडो के साथ रन हो रही होती हैं बैकग्राउंड में। जब भी उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हो वो सूडो के साथ ही रन होंगी, आपको सूडो देने की जरूरत ही नहीं है। उन कमांड्स के अंदर बस मैंने सूडो को ऐड कर दिया, नैनो को ऐड कर दिया, सॉरी। ठीक है, चलो एग्जिट कर लेते हैं यहां से। और इन कमांड्स को अगर चेक करना तो ये कमांड लगती है कि कौन सी कमांड एक्चुअल में बैकग्राउंड में रन हो रही है सूडो के साथ। हाइफन यूजर रूट हाइफन पाग फॉरवर्ड स्लैश 4000 स्पेस टू डेव नल। ये कमांड आपको बताएगी कि बैकग्राउंड में जितनी भी कमांड एग्जीक्यूट हो रही हैं, ऐसी कौन सी कमांड्स है जो सिर्फ रूट के साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं। इन कमांड्स को जब भी आप यूज करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट सूडो के साथ ही रन होंगी, आपको उसमें सूडो देने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो इसमें नैनो है जो हम यूज कर रहे थे। तो सर नैनो पहले से ही ऐड हो गया था before? जब मैंने ये प्लस एस किया ना तभी ऐड हो गया था ये। मतलब अगर यहाँ पे माइनस एस कर देता हूँ ना, यहाँ पे अगर मैं माइनस एस कर दूंगा तो ये रिमूव भी हो जाएगा यहाँ से, और दोबारा से इस कमांड को अगर मैं रन करूंगा तो यहाँ पे एक्चुअल में नैनो मिलेगा ही नहीं आपको कहीं पे। दिख रहा है कहीं पे? हो गया ना रिमूव? समझ में आ गया? चलो यस सर। आगे बढ़े। ये टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हो रही है, कल भी लास्ट क्लास में भी यही टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हो रही थी ना। तो नेक्स्ट हम लोकेशंस के ऊपर चलते हैं। ठीक है, पहली आपकी लोकेशन है कैट फॉरवर्ड स्लैश ईटीसी शेल्स, जो आप देख चुके हो, जिसके अंदर आपकी सारे जितने भी शेल्स आपकी मशीन के अंदर फिलहाल इंस्टॉल हैं, उन सब की लोकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपकी है कैट फॉरवर्ड स्लैश ईटीसी सॉरी प्रोक फॉरवर्ड स्लैश वर्जन
जो कि आपकी क्या कैरी करके रखता है? वर्जन कर्नल की इंफॉर्मेशन आपके फिलहाल यूबुंटू यूज कर रहे हो, डिबियन यूज कर रहे हो, जो भी आप यूज कर रहे हो उसकी वर्जन, लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ था, कब इसकी इंस्टॉलेशन है, वो सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है। OS रिलीज हम्म। OS रिलीज हाँ। अब यहाँ पे ps स्पेस हाइफन ओक्स एक कमांड है जो कि आपका टास्क मैनेजर दिखाती है कि आपके बैकग्राउंड में जितने भी टास्क चल रहे हैं वो कौन से टास्क है और वो कहाँ से रन हो रहे हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी अभी psOX चलाया तो psOX भी यहाँ पे मिल गया आपको। ठीक है। ये आपका टास्क मैनेजर है। उसके बाद में आपका आता है etc / cron टैब। ये क्या कैरी करके रखता है? हाँ, शेड्यूल टास्क। अगर मैं चाहूं कि हर 10 मिनट के बाद मेरा कुछ टास्क परफॉर्म हो अपने आप बैकग्राउंड के अंदर, तो यहाँ पे आप एक्चुअल में डिफाइन कर सकते हो टास्क। ठीक है। उसके बाद में आता है आपकी लोकेशन td / temp। ये क्या कैरी करके रखती है? टेम्परेरी फाइल्स, और कोई भी यूजर जिसके पास राइटेबल परमिशन पूरी मशीन में कहीं पे भी नहीं है तो वो यहाँ पे आके कुछ भी राइट करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपका आता है /home। यहाँ पे क्या मिलते हैं आपको? यूजर्स के फोल्डर मिलते हैं जहां पे आपके जितने भी यूजर्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स या फिर जो फोल्डर होते हैं वो बने होते हैं, जो होम फोल्डर होते हैं। जैसे कि अगर, और नेक्स्ट आपका इसको छोड़ दो, होम समझ में आ गया, यूजर्स के फोल्डर। उसके बाद में आपका आता है यूजर्स के अंदर, जैसे कि कोई भी मेरा यूजर है, जैसे काली है, काली के अंदर एक फोल्डर होता है .sh करके, इसके अंदर नहीं है, लेकिन एसएसएच के अंदर आपकी क्या होती है, IDRSA वगैरह कीज होती हैं जो आपको लॉगिन करने में हेल्प करती हैं एसएसएच के थ्रू, जो कि आपका सिक्योर शेल है। ठीक है। अगर आपको वो कीज मिल जाती हैं .sh के अंदर, आप जाने में कामयाब हो जाते हो, तो आप किसी भी टाइम उसको लॉगिन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ IDRSA कीज। ठीक है। विदाउट पासवर्ड। इसका भी प्रैक्टिकल करेंगे आगे, बस अभी के लिए थोड़ी सी ये लोकेशन को याद रखना। ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम चेंज हो जाएगा जब भी आप यूजर को देखोगे, जैसे कि अगर यहाँ पे राहुल है तो यहाँ पे राहुल चेंज हो जाता। नेक्स्ट आती है आपकी cat /etc /host के नाम से, जो कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है आपके लोकल होस्ट की, या फिर आपका जो भी जिस भी सर्वर से आप कनेक्टेड हो वो सब कुछ चीज चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, etc होस्ट फाइल को देख सकते हो क्या आप किसी और सर्वर से कनेक्ट हो या नहीं हो। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि मैं एक लोकल होस्ट से कनेक्टेड हूँ, तो मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि क्या लोकल होस्ट के ऊपर कोई वेबसाइट चल रही है। जस्ट लिखूंगा कर्ल स्पेस -i रिस्पॉन्स के लिए, और यहाँ पे लिखूंगा लोकल होस्ट, एंटर करूंगा तो क्या बोल रहा है, फेल टू कनेक्ट विद 127.0.0.1 पोर्ट नंबर 80। अगर मैं यहाँ पे अपना पाइथन सर्वर HTTP सर्वर ऑन कर देता हूँ, फिर ट्राई करता हूँ पाइथन 3 स्पेस -m, दैट्स मीन मेरा पोर्ट नंबर 80 ओपन हो गया मैं लोकल सर्वर पे। अब मैं यहाँ पे अगर सेम कमांड लिखूंगा तो क्या देगा मेरे को, रिस्पॉन्स देगा। क्या दे रहा है, HTTP 200 ओके है, जहाँ पे एक सिंपल HTTP साइट चल रहा है पाइथन 3 के साथ, और यहाँ पे एक वेबसाइट चल रही है। ठीक है। तो कर्ल ऐसा लाइक कौन सी कमांड होता है, क्या होता है? कल से आप एक्चुअल में साइट की जो डाटा है ना वो निकालते हो। ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्स चेक करने के लिए कल -i चेक करते हैं कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो क्या है। गेट रिक्वेस्ट आ रही है, साइट का जो सोर्स कोड है वो भी शो कर देगा, और आपको इस साइट का स्टेटस क्या है, जैसे कि 200 ओके आ रहा है, दैट्स मीन मेरी साइट चल रही है, मेरे लोकल होस्ट पे एक साइट होस्टिंग है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे अगर लोकल होस्ट लिखता तो भी सेम मेरे को
रिप्लाई मिलता। राइट। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं, गिव मी सेकंड, कंट्रोल सी करके इसको ऑफ कर देते हैं पहले तो एक बार, एंड दोबारा अगर मैं इसको ट्राई करूंगा तो ये मेरे को एरर देगा। क्या बोल रहे हैं? फेल टू कनेक्ट विद लोकल होस्ट। और ये मेरे को रिस्पॉन्स इसलिए दे रहा है क्योंकि अगर यहाँ पे मैं जाके अपनी लोकल होस्ट को सर्च करता हूँ वेबसाइट के अंदर, तो वहां पे एक्चुअल में एक साइट चल रही है। ये देखो, इसलिए मेरे को रिस्पॉन्स दे रहा था ये यहाँ पे। अब समझ में आ गया? अभी तो बहुत कुछ सीखना है, अभी तो स्टार्टिंग आपकी। इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो आप, इस पूरे पैकेट को किसी और नेटवर्क के लिए फॉरवर्ड भी कर सकते हो। अरे देखते जाओ, अभी तो क्या क्या आने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपकी कमांड नेट स्टेट स्पेस -ANO। ये आपको बताएगी कि आपकी सर्विसेज के या फिर आपके जो खुद का मशीन है उसके अंदर कहां कहां से आप कनेक्टेड हो, बाहर से कहां कहां से आप कनेक्टेड हो, कितने आपकी मशीन से पोर्ट ओपन है। जो मेरी खुद की मशीन है उसमें कितने पोर्ट्स ओपन है वो भी दिखा देगी। ये देखो, मेरा पोर्ट नंबर 80 ओपन है, यहाँ पे भी 80 ओपन है, यहाँ पे मेरा 4058 पोर्ट ओपन है, यहाँ पे 55378 भी ओपन है मेरा। ये सब के सब मेरे एक्चुअल में पोर्ट्स ओपन है बाय डिफॉल्ट। आप सब चेक कर सकते हो अपने अपने उस पे कि क्या आपके भी कोई पोर्ट्स ओपन है। अगर यहाँ पे मैं करना चाहूं, जैसे कि अगर मैं चाहूं कि मेरा माई एसक्यूएल का पोर्ट भी मैं ओपन कर दूं, यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर 80 को अभी ऑफ कर रहा हूं, तो यहाँ पे ये पोर्ट नंबर 80 इन दोनों पे से रिमूव हो जाएगा। और अभी मैं यहाँ पे एक पोर्ट को ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ sudo स्पेस सिस्टम ctl स्पेस स्टार्ट माई एसक्यूएल। मैंने माई एसक्यूएल सर्वर को ऑन कर दिया अभी। अब यहाँ पे देखना, मेरे पास क्या 3306 के नाम से कोई पोर्ट ओपन है इसमें? नहीं है ना। ध्यान से देखो, कोई 3306 के नाम से कोई पोर्ट ओपन दिख रहा है? नहीं है ना। अब मैं क्या करता हूं, दोबारा से यही कमांड चलाता हूं और ऊपर जाके देखता हूं क्या मेरे पास अभी ओपन हुआ है। मेरा पोर्ट नंबर 80 ऑफ हो गया होगा और मेरा एक और पोर्ट ओपन हो गया होगा। यहाँ पे देखो, पोर्ट नंबर 80 हट गया, अब कौन सा पोर्ट ओपन हो गया? 3306, जो कि मेरा माई एसक्यूएल का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है। समझ में आ गया? आपके कहां से कनेक्टेड हो, कौन से आपकी सर्विस सिस्टम के अंदर पोर्ट्स ओपन है, वो चेक करने के लिए आप कौन सी कमांड का यूज करते हो? नेट स्टेट स्पेस -ANO। ठीक है, आसान है। ठीक है, एक क्या करता हूं, एक आपको टिप भी दे देता हूं। अगर आपको MySQL सीखनी है ना, तो आपको MySQL का पूरा सर्वर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखना, ये वाली कमांड डाल के, और यहाँ पे लिख सकते हो sudo su, और यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना, MySQL टाइप करना और एंटर करना है, तो आपका MySQL डाटाबेस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी आप कमांड टाइप करना चाहो, डाटा बेसिस, जो भी आपकी MySQL की कमांड्स है वो यहाँ पे सारी की सारी रन होंगी। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि एक मेरा नया क्रिएट डाटाबेस कर दूं, आपको अगर MySQL सीखनी है ना, तो आपको अलग से कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीख सकते हो आप। क्रिएट डाटाबेस आशीष, अगर यहाँ पे लिख के एंटर करता हूँ और यहाँ पे दोबारा से शो डाटाबेसिस करूंगा ना मैं, यहाँ पे एक्चुअल में आशीष ऐड हो जाएगा। तो अगर आपको सीखना है ना, MySQL सीखनी है, तो आपको सब कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी सीख सकते हो। वटेवर, आप एक्चुअल में हर चीज सीख सकते हो इसमें। कस्टमाइज करके दे सकते हो, अपनी वेबसाइट को ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, अपनी वेबसाइट बना सकते हो,
आपको बाहर से कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपके का जो Kali Linux है ऑलरेडी इतना कैपेबल है कि आप यहाँ पे एक्चुअल में आओ और सीखो। ठीक है, क्या बारिश हो रही है? अच्छा, सही है, आगे बढ़े। ये समझ में आ गया ना? ऑनलाइन समझ में आ गया? ऑनलाइन वालों को समझ में नहीं आ रहा है। सर आ गया। आ गया सर। ठीक है, सर स्लैश ईटीसी करा, सिर्फ स्लैश ईटीसी। तो सर ये जितनी फाइल्स ओपन हुई है ये कौन सी फाइल्स होती है और ये क्या होता है स्लैश? ls//etc ये वाली, नहीं सर, ये आपकी सीडी मैंने सिर्फ वो किया सीडी स्लैश ईटीसी। इसके अंदर आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। कोई भी आप टूल यूज करते हो ना, उनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं ईटीसी के अंदर। ठीक है, और आपकी जो कमांड्स होती हैं वो स्टोर होती है बिन के अंदर। जितनी भी कमांड्स आप बिल लिखोगे तो ये वाली फाइल्स आ जाएगी। ये सीडी अगर /bin लिखोगे और यहाँ पे ls करोगे तो यहाँ पे एक्चुअल में आपकी सारी कमांड स्टोर मिलेंगी। जैसे cd ls nno वगैरह सारी कमांड्स एक्चुअल में यहीं पे स्टोर होती हैं। अगर देखूं तो मैं लेट मी शो यू। MySQL भी इसमें ही है। हाँ, MySQL भी इसी में मिलेगा और zip इसमें, zgrip इसमें है। सारी जितनी भी कमांड्स है ना सारी इसके अंदर होंगी। ये सारी कमांड्स है। हाँ, ये सारी कमांड्स हैं। जो भी आप ये लिखते हो ना, ls लिखते हो, एक्चुअल में ये भी एक कमांड है, ये भी यहीं पे स्टोर होती है। ठीक है, और ये कमांड एक्चुअल में एग्जीक्यूट कैसे होती है पता है? कमांड रन करने के लिए आप यूज करते हो एक वेरिएबल। आपने कभी ये देखा है कि आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल कभी सेट किया अपनी विंडोज के अंदर? सेट एनवायरनमेंट वेरिएबल, यहाँ पे जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाते थे, यहाँ पे पाथ सेट करते थे, कभी किया है? कभी माई पाइथन वगैरह इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में? कभी जरूरत नहीं पड़ी? हाँ सर। अरे, आपको ग्लोबली अगर टूल्स को यूज करना है ना तो आपको सेट एनवायरनमेंट वेरिएबल करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल दूं? अब देखना, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। विंडोज के अंदर ही, लिनक्स के अंदर देने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी। तो यहां पे देखना, यहां पे एक सीएमडी एक टूल इंस्टॉल कर लेते हैं। कोई भी टूल बता दो। प्लेटफॉर्म टूल्स यूज करें? प्लेटफॉर्म टूल्स का नाम सुना है कभी किसी ने? जो एंड्रॉइड एसडीके के लिए काम आते हैं। जो जब भी आप एंड्रॉइड को कनेक्ट करते हो ना अपने सिस्टम के साथ, तो वहां पे एक्चुअल में ये टूल्स काम आते हैं। एडीबी सुना है कभी? एडीबी ड्राइवर्स, वो सारी यही होते हैं, उसको प्लेटफॉर्म टूल्स बोलते हैं। यहाँ पे एडीबी ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लेता हूं मैं। अब यहाँ पे देखना, मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे मेरे पास प्लेटफॉर्म टूल्स आ गए। यहाँ पे देखो एडीबी के नाम से है, फास्टफूड के नाम से है ना। ये टूल्स वो हैं जो आप फोन स्विच ऑफ करने के बाद भी अगर फोन के साथ डिवाइस को कनेक्ट कर दो ना तो भी डिवाइस कनेक्ट रहता है। यही है वो टूल्स जिनकी वजह से आप एक्चुअली फोन को बूट कर पाते हो या फिर कुछ भी कर पाते हो। बूट लोडर अनलॉक करना है, जो भी आपको टूल यूज करना है वो इन्हीं की वजह से होता है। देखना अपना फोन कनेक्ट करके। चलो अपने टॉपिक के वापस चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं cmd, ताकि इसी फोल्डर के अंदर मैं खुल जाऊं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं dir करता हूं और यहाँ पे देखना adb.exe के नाम से फाइल है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं अगर लिखूं adb.exe
और यहाँ पे एंटर करता हूं तो यहाँ पे एप्लीकेशन चल रही है ना। क्यों चल रही है? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में adb.exe एग्जिस्ट करता है, इसीलिए चल रही है ना। अगर यहाँ पे dir करता हूं तो यहाँ पे adb.exe कर चल रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे अलग लिखूं cd स्पेस डॉट डॉट, क्या अब यहाँ पे adb.exe काम करेगा? नहीं कर रहा है ना। बात है सेट क्यों नहीं है? बात है सेट क्यों काम नहीं कर रहा? बात है पता है ना। एक ही बात जाओ, तो यहाँ पे ये क्यों काम नहीं कर रहा? पता है किसी को, आप सब में से? क्योंकि adb.exe कहां पे एग्जिस्ट करता है? मेरे इस पाथ के अंदर एग्जिस्ट करता है ना। अगर मैं इसको cd स्पेस इसके अंदर चलता हूं और यहाँ पे dir करता हूं तो एक्चुअल में यहाँ पे adb.exe है। क्या इस पाथ के ऊपर adb.exe था? नहीं था ना। अब मैं क्या करता हूं, जो ये पाथ है ना इसको कॉपी कर लेते हैं। जो पूरा पाथ है इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल सेट, एक मिनट रुकना, सेट एनवायरमेंट वेरिएबल, और यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल में जाके पाथ वेरिएबल को सेट करते हैं। यहाँ पे इसको डाल देते हैं, ओके करके ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ और cmd को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं वहां पे उस पर्टिकुलर उस पे तो नहीं हूँ, डायरेक्टरी पे तो नहीं हूँ, यूजर आशीष के अंदर हूँ ना। अब मैं यहाँ पे अगर adb.exe लिखूंगा ना तो एक्चुअल में यहाँ पे भी मैं उसको वो कर पा रहा हूँ, एक्सेस कर पा रहा हूँ। ध्यान से देखो, पता है क्यों? क्योंकि मैंने वेरिएबल सेट कर दिया। अब लिनक्स के अंदर एक एग्जांपल देखते हैं इसका। लिनक्स के अंदर चलता हूं मैं और यहाँ पे ध्यान से देखना, cd करूंगा, वापिस आ गया, दे दो यार। यहाँ पे देखना, एक पाथ वेरिएबल होता है इसके अंदर भी, जैसे वहां पे था ना। यहाँ पे भी अगर मैं $पाथ लिखूंगा ना तो इसके अंदर भी एक लोकेशन स्टोर है। ध्यान से देखोगे ना, पहली वाली लोकेशन क्या है? होम, काली, लोकल, बिन, है ना। अब एक काम करता हूं, इसको करप्ट कर देता हूं। यहां पे लिखता हूं पाथ इज इक्वल टू 1 2 3, हो गया। पाथ के अंदर अब क्या स्टोर है? अब यहाँ पे अगर मैं $, पाथ करूंगा तो क्या आएगा? अब एक कमांड बताओ मेरे को, कोई भी कमांड बता दो जो एग्जीक्यूट कर सकता हूं मैं। अगर मैं लिखूं ना nmap, क्या चलेगा? क्या बोल रहा है? क्यों? क्यों? तो इसमें पाथ की वैल्यू चेंज कर दी ना आपने। तो पाथ की वैल्यू में क्या था इसका? होम, काली, लोकल, बिन, ये सब था ना। अब बताता हूं मैं क्या था इसके अंदर। आपकी कमांड्स है ना, जैसे मैंने विंडोज के अंदर एक कमांड एग्जीक्यूट की थी ना यहाँ पे adb.exe के नाम से, याद हो तो। वो Yes. कमांड कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी, उसको रीड करने के लिए कोई कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा। अगर मैं बोलूं कि ls कमांड है, ये कहां से उठा रहा है? आपको सबको पता है ना, बिन के अंदर है ls कमांड। अब उस ls कमांड को उठाने के लिए कहीं ना कहीं तो इसको देखना पड़ेगा। क्या ये पूरे सिस्टम में सर्च करेगा तो कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना, अगर पूरे सिस्टम में ये ls कमांड को सर्च करता फिरे। तो इसने क्या किया, एक पाथ वेरिएबल है जो कि पाथ की वैल्यू डिसाइड करता है, जिसके अंदर क्या होती हैं, वो लोकेशंस होती हैं जहां से आप उनको एक्सेस कर पाओ। ठीक है, अगर मैं यहां पे बोलूं ls कमांड, तो ls कमांड एक्चुअल में इन पाथ के ऊपर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। पहले क्या करेगा, ls कमांड को सर्च करने के लिए पहले इस पाथ के ऊपर जाएगा, क्या ls कमांड इस पाथ के ऊपर एग्जिस्ट करती है? अगर यहाँ पे नहीं मिला तो इस पाथ के ऊपर जाएगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे नहीं मिला तो अगले पाथ के ऊपर चेक करेगा, फिर यहाँ पे भी मिला तो यहाँ पे चेक करेगा। अगर कहीं पे भी नहीं मिला तो ये हमको क्या दिखा देगा? कमांड नोट फाउंड। समझ में आ गया? अब एक काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं एको
और इसको है ना एक फाइल के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं echo आशीष, ठीक है। और यहाँ पे इसको डाल देते हैं इसके अंदर हुआमाई के अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, echo की एक कमांड बना दी जो हुआमाई के अंदर चल रही है। अब मैं जब भी एक मिनट ना इसको एग्जीक्यूट की परमिशन भी दे देता हूं मैं, ठीक है, ताकि ये एग्जीक्यूट हो सके। u प्लस एक्स हुआमाई, सॉरी एक्चुअली ch मोड तो वो करने के लिए वो करना पड़ेगा। एक मिनट रुकना, मैं इसको एक कमांड बना रहा हूं, ठीक है। पाथ इज इक्वल टू, दोबारा से पाथ दे दिया मैंने, और एक बार मैं इसको कमांड को दे देता हूं ch मोड से हुआमाई को क्लियर करता हूं। अब यहां पे ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, पाथ इज इक्वल टू 11111, ठीक है। अब मैं क्या ls कमांड चलेगी, हुआमाई कमांड चलेगी, नहीं चल रही है ना। लेकिन मैं अगर डॉट फॉरवर्ड स्लैश करके हुआमाई करूंगा तो चलेगा। इसी फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल बनाई थी ना हुआमाई करके। सर डॉट फॉरवर्ड स्लैश जो होती है वो एग्जीक्यूट करने के लिए होती है क्या? हाँ, एग्जीक्यूट करने के लिए होती है एसएस फाइल को, ठीक है। पता है क्यों एग्जीक्यूट हो रही है, क्योंकि हुआमाई ने एक्चुअल में इस फोल्डर के अंदर एक हुआमाई नाम से मैंने क्या रखा है, एक फाइल बना रखी है जिसके अंदर मैंने क्या लिख रखा है, echo आशीष, यही है ना। एक नया टैब ओपन करके दिखा देता हूं आपको मैं, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे ls करूंगा ना तो यहाँ पे एक्चुअल में हुआमाई के नाम से कमांड है, जो कि अगर मैं कैट करके यहाँ पे लिखता हूं who am I, तो इसके अंदर क्या है, echo आशीष। जब मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे को क्या रिप्लाई आना चाहिए, आशीष आना चाहिए ना। और यहाँ पे मैंने डॉट फॉरवर्ड स्लैश करके बस हुआमाई को एग्जीक्यूट करवाया। अब एक काम करता हूँ, मैं डॉट स्पेस बैकवर्ड स्लैश चले जाता हूँ यहाँ पे, और क्या मैं यहाँ पे डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगा के हुआमाई करूंगा तो क्या आएगा, क्यों नहीं चली कमांड, वो फाइल वहां पे है ही नहीं। अब एक काम करता हूं, मैं यहां पे लगाता हूं पाथ इज इक्वल टू फॉरवर्ड स्लैश होम फॉरवर्ड स्लैश काली फॉरवर्ड स्लैश काली के अंदर ही थी ना वो, इसी को रहने देते हैं, ठीक है। क्या अब मैं हुआमाई करूंगा तो आएगी वो कमांड, आगे ना, एग्जीक्यूट भी कर दी। पता है क्यों, echo डॉलर पाथ करता हूं मैं, क्या इसके अंदर कोई पाथ स्टोर है, कौन सा पाथ है, क्या होम काली के अंदर हुआमाई स्टोर है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। ये कमांड कहां से उठा रहा है, पाथ वेरिएबल के अंदर से उठा रहा है। अब समझ में आया कमांड्स कैसे एग्जीक्यूट होती हैं। नो मैटर मैं कहा हूं, अगर मेरी कमांड वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है वहां पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ls, एक्चुअल में पाथ के अंदर कोई ls कमांड है ही नहीं, लेकिन जब मैं हुआमाई लिखता हूं ना तो हुआमाई के नाम से एक्चुअल में एक फाइल एग्जिस्ट करती है, किसके अंदर, होम काली के अंदर, तो ये एग्जीक्यूट हो रही है। समझ में आ गया, आसान है, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़े। सर हाँ सर स्लैश रन लिखोगे तो जितनी भी फाइल्स रन हो रही है हो चुकी है वो दिखाता है क्या? स्लैश मतलब स्लैश रन फाइल रन जो रन करते हैं CD ये, यस सर ये मैं कभी यूज ही नहीं किया। रुको ls एक काम करना, मेरे एक मिनट रुकना, मैं एक बार यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉरवर्ड स्लैश रन, अरे फॉरवर्ड स्लैश रन के अंदर तो वो है आपकी जो अलग से डायरेक्टरीज बनती हैं, ये तो एक डायरेक्टरी है। सर कौन सी डायरेक्टरी जो हम बनाते हैं, कौन हम क्या बनाते हैं, ओपन फॉरवर्ड स्लैश रन के अंदर वो डायरेक्टरीज होती है जो करंटली या तो रनिंग में होती हैं, या फिर वो जॉब्स होती है जो एक्चुअल में बैकग्राउंड में आपकी रन कर रही होती हैं, जो फिलहाल रनिंग स्टेट के अंदर होती हैं, उनकी जो है ना सर,
हाँ, जो हमेशा ऑन रहती हैं, ठीक है, जो डिफॉल्ट रन रहती हैं, ठीक है। ओके ये सर। आपका एक्चुअली फॉरवर्ड स्लैश रन एक फोल्डर है। अगर मैं यहाँ पे ls सॉरी cd फॉरवर्ड स्लैश करता हूँ और यहाँ पे ls स्पेस हाइफन l करता हूँ, तो यहाँ पे एक्चुअल में एक रन नाम से फोल्डर मिलेगा आपको, ये रहा। समझ में आ गया? इजी है, बहुत बहुत इजी है। अरे लिनक्स बहुत इजी है, प्रॉब्लम सर कहाँ आती है? सर एलआईपी जो होती है वो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंटेन करती है क्या? हाँ, लिब्स फाइल होती हैं, लाइब्रेरी फाइल्स। सारी लाइब्रेरी फाइल्स ना? हम्म, ठीक है। मीडिया में वो आता है जहां से आप कनेक्टेड रहते हो आपकी दूसरी हार्ड डिस्क वगैरह से, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। चलो आगे बढ़े। हाँ, सर करंट यूजर्स होम डायरेक्टरी क्या होगी? अभी अगर अभी हम वर्क करें तो करंट यूजर्स होम डायरेक्टरी क्या होगी? जस्ट यहाँ पे लिखना डॉलर होम, ये आपको बता देगा आपकी जो होम डायरेक्टरी क्या है, जो करंट यूजर की होम डायरेक्टरी है उसको चेक करने के लिए, ठीक है। अगर आपको सारे के सारे जितने भी एनवायरमेंट वेरिएबल सेट है ना आपकी मशीन के अंदर वो चेक करने हैं, तो सिर्फ लिखना env और एंटर कर देना, वो आपको सारे के सारे करंट जो फिलहाल स्टोर्ड है ना एनवायरमेंट वेरिएबल जिसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर है, जैसे कि अभी आपने पूछा होम के अंदर क्या है, तो होम के अंदर क्या है, तो ये आपको बता देगा। वो सारे के सारे जितने भी आपके एनवायरमेंट वेरिएबल सेट है ना आपकी मशीन के अंदर वो सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। सर करंट डायरेक्टरी और वर्किंग डायरेक्टरी, डिफॉल्ट डायरेक्टरी, सर तीनों में क्या डिफरेंस है और मतलब वो कैसे पता लगाएंगे? करंट डायरेक्टरी आपकी वो डायरेक्टरी होती है जहां पे आप करंटली वर्क कर रहे हो। जैसे कि मैं अगर पीडब्ल्यूडी करूंगा ना, यहाँ पे जो डायरेक्टरी आएगी वो आपकी करंट डायरेक्टरी है। आपकी होम डायरेक्टरी वो होती है जब भी आप लॉग इन करते हो। मान लो अगर मैंने ये कट कर दिया और ये भी मैंने कट कर दिया यहाँ से, और जब भी मैं यहाँ से लॉग इन करूंगा ना, तो मैं जिस फोल्डर के ऊपर जिस फाइल के ऊपर मैं अगर लॉग इन हुआ हूँ वो मेरी क्या होगी, होम डायरेक्टरी होगी। इस यूजर की जो मैं यूजर से लॉगिन हुआ हूं उसकी जो होम डायरेक्टरी है वो होगी मेरी होम डायरेक्टरी। अगर मेरे को ज्यादा अच्छे से चेक करना तो यहाँ पे लिख के चेक कर सकते हो etc पासवर्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपकी होम डायरेक्टरी है, होम काली। यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाया तो राहुल की जो होम डायरेक्टरी होगी वो होगी फॉरवर्ड स्लैश। अगर मैं लिखूं टू राहुल और इसकी मैं अगर होम डायरेक्टरी चेक करना चाहूँ ना echo डॉलर होम, तो इसकी एक्चुअल में फॉरवर्ड स्लैश ही मिलेगी क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड स्लैश दे रखा है, ठीक है। जैसे रूट की अगर होम डायरेक्टरी देखनी है तो इसकी रूट की डायरेक्टरी है फॉरवर्ड स्लैश रूट, ठीक है। ट्राई करना है, रूट का भी देख लेते हैं। एग्जिट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं sudo su रूट में जाने के लिए, और यहाँ पे मैं अगर लिखूं echo डॉलर गिव मी सेकंड होम, तो इसकी जो रूट की जो होम डायरेक्टरी है वो है फॉरवर्ड स्लैश रूट जो यहाँ पे एक्चुअल में प्रेजेंट है, ठीक है। और मेरी जो फिलहाल करंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है, वर्किंग डायरेक्टरी जैसे कि जहां पे आप एक्चुअल में फिलहाल प्रोजेक्ट कर रहे हो। अगर मान लो एक छोटा सा काम देते हैं, अगर मेरे को एक मशीन करनी है तो मैं जैसे कि मैंने एक फोल्डर बना रखा है मशीन के नाम से, जब भी मैं कोई मशीन करता हूँ तो उसके अंदर चला जाता हूँ। जैसे कि एक छोटे सा काम करते हैं, सीडी डेस्कटॉप के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ मशीन के नाम से, उसके मशीन के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे कोई भी मशीन का नाम दे देता हूँ, जैसे MKDIR ABC, ठीक है, कोई मशीन मान लो, और CD ABC के अंदर चलते हैं। अब इस ABC के अंदर जो भी हम काम करेंगे वो मेरा क्या है, वर्किंग डायरेक्टरी है। इसके अंदर जो भी मैं काम करूंगा वो मेरा वर्क के अंदर आएगा,
समझ में आ गया? सर करंटली यहाँ अभी हम वर्क कर रहे हैं एबीसी में, तो ये हो गई हमारी वर्किंग डायरेक्टरी, हाँ और ये है हमारी होम काली और डेस्कटॉप मशीन पे। हाँ और अगर यहाँ से मुझे टेम्प पे जाना है तो कैसे जाएंगे? किसके ऊपर? टेम्प के ऊपर। यस, स्लैश टीएमपी। तो सिंपल लिखो ना, cd/TMP। आप टेम्प के ऊपर डायरेक्टली जंप कर जाओगे। देखो, जब भी आप फॉरवर्ड स्लैश लगाते हो ना, तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो, और जब आप सिर्फ डॉट डॉट लगाते हो, उसका मतलब है सिर्फ एक कदम पीछे जा रहे हो। ठीक है, अगर मैं लिखूं वापिस से cd/home, इसका मतलब है मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं, होम से। उसके बाद में मैं लिखूंगा काली, उसके बाद में मैं लिखूंगा डेस्कटॉप, उसके बाद में मैं लिखूंगा /machines, उसके बाद में एबीसी, राइट। अब अगर मेरे को डाउनलोड्स के अंदर जाना है बिना फॉरवर्ड स्लैश लगाए, अगर मैं ये लिखूंगा ना /home, तो या फिर मैं बिना लगाए टेम्प लिखूंगा, तो एक्चुअल में मैं जा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये चेक करेगा मेरी करंट डायरेक्टरी में, जो इस डायरेक्टरी के अंदर क्या टेम्प फोल्डर के नाम से कोई फोल्डर है, नहीं है ना। तो एक्चुअल में ये जा नहीं पाएगा। अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा के स्टार्ट करूंगा, इसका मतलब है मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां से अगर मेरे को डाउनलोड्स के अंदर जाना है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, डॉट / यहाँ पे अगर मैं जाऊं कि मैं अभी कौन सी डायरेक्टरी में हूं, एक कदम इससे पीछे गया तो मशीन के अंदर आया, मशीन से एक कदम पीछे गया तो डेस्कटॉप के ऊपर आया, डेस्कटॉप से अगर मैं एक कदम पीछे जाऊंगा, तो डेस्कटॉप से पीछे मैं काली पे आया, काली के अंदर मेरा डाउनलोड फोल्डर है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं डाउनलोड्स के अंदर जाना मेरे को, तो मैं डायरेक्टली डाउनलोड्स के अंदर पहुंच जाऊंगा। समझ में आ गया? यस सर, इजी है। यस सर। चलो आगे बढ़े। और सर फाइल नेम, लेट्स सपोज कोई पैटर्न है और हमें फाइल नेम्स मैच करना है, तो हम एस्ट्रिक और ये कमांड्स देते हैं ना। जैसे कि मान लो हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हैं, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 के नाम से। ठीक है, अब तो हमें क्या देना पड़ेगा? इन्वर्टेड कॉमा में एफ देना पड़ेगा, तो हमें फाइल्स का नेम मैच हो जाएगा। कौन सा पैटर्न देना पड़ेगा? फाइल नेम्स मैच करानी है बेसिकली, सर्च करने के लिए कि हमें सिर्फ ये फाइल मैच चेक करवानी है। हाँ। अगर यहाँ पे मेरे पास 3 फाइल्स हैं, तो सिंपल लिखो ना ls स्पेस, आपको जो भी फाइंड करना। जैसे मैं अभी चलता हूँ बिन के अंदर, बिन के अंदर बहुत सारी फाइल्स है ना। अब मेरे को सिर्फ एक कमांड ढूंढनी है ls के नाम से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल ls स्पेस ls के नाम से कमांड मिलेगी मेरे को। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ls स्पेस -al, और उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं चाहूँ मेरे को कौन सी फाइल चाहिए, बस अगर मेरे को चाहिए whoami के नाम से कोई कमांड है या फिर फाइल है, तो ये मिल गई मेरे को, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, रीड राइट एग्जीक्यूट और रीड एग्जीक्यूट की परमिशन है इसके पास। हमें तो पता ही नहीं ना, हमें सिर्फ ये पता है कि फाइल नेम का एंड होता है एफ। कोई एक हमने फाइल नेम बनाई है और हमें पता ही नहीं कि भाई हमने अब फाइल यहाँ पे देखो, आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं आई के नाम से, पता है कि भाई एंड हो रहा है उसका ए बी सी किसी से भी, तो हम यहाँ पे स्टार लिखो, आई लिखो, यहाँ पे जिसके पीछे भी आई है वो आपको एक्चुअल में बता देगा, जिस सबके पीछे जिसके पीछे भी आई है, तो वो आपको शो कर देगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ये लिखूं ना यहाँ पे यू आई है जिसके पीछे भी, तो ये सिर्फ यू आई की, जिसके पीछे भी यू आई लगाए ना, उनको ही फाइंड करेगा। लास्ट वर्ड्स को मैच करने के लिए स्टार आगे लगेगा, स्टार आगे लगेगा, हाँ। और अगर स्टार्टिंग के वर्ड्स मैच करने होंगे, जैसे फाइल मैच एफ पता है हमें, तो हम क्या करेंगे? एफ स्टार्ट, हाँ, तो ये एफ से स्टार्टिंग करेगा और पीछे जितने भी वो है ना उनको बाईपास कर देगा। ठीक है, और यहाँ तक कि आप पूरे सिस्टम के अंदर भी एक फाइल का नाम सर्च कर सकते हो। अगर बोलूं कि मैं ग्रैब का नाम सुना है? यस सर। अरे ग्रैब, अरे क्या है इसकी, ईपी, हाँ, स्पेस -r रीड के लिए, उसके बाद में क्या रीड करना मेरे को? अगर बोलो कि मैं माई एसक्यूएल या फिर
पासवर्ड के नाम से जितनी भी फाइल्स हैं मेरे पूरे सिस्टम के अंदर, जितनी भी फाइल्स हैं उनके अंदर जिस जिस फाइल के अंदर, मैं ये नहीं बोल रहा फाइल का नाम, मैं बोल रहा हूँ जिस जिस फाइल के अंदर पासवर्ड लिखा है वो फाइल मेरे को शो कर दो। और यहाँ पे लगाऊंगा फॉरवर्ड स्लैश, तो ये देखो ये पूरा जितनी भी मेरे सिस्टम के अंदर फाइल्स हैं सबको ओपन करके देख रहा है, और उसके अंदर अगर पासवर्ड फाइल, पासवर्ड नाम से कुछ है ना, तो मेरे पूरे सिस्टम के अंदर से वो निकाल के दे देगा मेरे को। ये देखो मेरे को कितनी सारी फाइल्स मिल जाती है, देखो पासवर्ड एंड, ये एक्चुअल में इस फाइल के अंदर कोई पासवर्ड नाम से कुछ था, तो इसने पूरी लोकेशन भी दे दी मेरे को। उसके अंदर एक पासवर्ड नाम से लाइन थी जो ऑफ्टन सर्टिफिकेशन जो भी है इसके नाम से फाइल थी, उसके अंदर ये पासवर्ड लिखा हुआ था, वो भी निकाल के दे दिया। ये पूरे सिस्टम को सर्च करेगा, हर एक फाइल को ओपन करके देखेगा क्या उसके अंदर कहीं पे पासवर्ड लिखा है। अगर पासवर्ड लिखा है तो उसको यहाँ पे बता देगा मेरे को कि कौन सी फाइल है, और उसकी जो पहली वाली लाइन है उसके अंदर एक्चुअल में पासवर्ड कहाँ पे लिखा है, वो पूरी लाइन को प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरे को सिर्फ एक लोकेशन देनी है ना, अगर मान लो मेरे को सिर्फ होम फोल्डर के अंदर देना है, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा ग्रेप स्पेस -r, यहाँ पे लिखूंगा होम फोल्डर। क्या होम फोल्डर के अंदर कोई ऐसी फाइल है जिसके अंदर पासवर्ड लिखा है? ये देखो ये सिर्फ होम फोल्डर के अंदर जा जाके देख रहे हैं। जैसे होम फोल्डर के अंदर काली के अंदर एक्चुअल में ये एक लाइन है जिसके अंदर पासवर्ड लिखा हुआ है। अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूं तो इस फाइल के अंदर एक्चुअल में एक पासवर्ड नाम से कुछ लिखा हुआ है। समझ में आ गया? आसान है? ठीक है। यस सर। या ऊपर से गया या समझ में आया? सर समझ आ रहा है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसने फाइंड किया है कुछ, चलो वो खुद से ट्राई कर लेना। यहाँ पे देखो पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, पता नहीं क्या है ये। ठीक है, क्लियर करता हूँ मैं इसको। कोई और क्वेश्चन है? सर और स्लैश डीवी स्लैश नल जो फाइल होती है सर, ये बेसिकली होती क्या है? अब यहाँ पे देखना, मैं एक सिंपल सी कमांड चलाता हूँ ग्रैब के नाम से। अब यहाँ पे देखना, एंटर करूंगा मैं, ये ध्यान से देख रहे हो परमिशन डिनाइड का ऑप्शन दिख रहा है, परमिशन डिनाइड का ऑप्शन दिख रहा है, ये एरर्स है ना। ये देखो ध्यान से देखोगे तो ये सब कुछ एरर्स हैं, ये एक्चुअल में मैच नहीं कर पा रहा है, हमारे पास एक्चुअल में ओपन करने की प्रिविलेज ही नहीं है। सही बात है ना। अब अगर मैं यहाँ पे /dev/nul लगा दूं तो इसका मतलब है जितने भी एरर्स आएंगे वो ब्लैंक हो जाएंगे। अब आ रही है वो? अब नहीं आ रहा ना। अब मेरे को एरर शो नहीं करेगा ये, अब सिर्फ वही शो करेगा। एरर्स को इग्नोर करता है। हाँ, एरर्स को इग्नोर कर देता है वो। ठीक है, उनको नल कर देता है। नल का मतलब क्या होता है? जीरो, खत्म। ठीक है, आसान है। यस सर। चलो और कुछ पूछना है? सर जो ट्री वाला हमने मशीन करी थी उसका अभी तक तो हमने एक्सेस किया नहीं, वो आज करेंगे कल करेंगे? ट्री वाला हो गया था वो, नहीं हुआ था। चलो फिर एक काम करते हैं, कल कर लेंगे उसको। ठीक है, आज वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं बचा है, 10 मिनट बची हैं, तो थोड़ा सा और बता देता हूं मैं वर्ड लिस्ट के ऊपर। ठीक है, वर्ड लिस्ट क्या होती है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्टोर होती है, बाहर से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कौन सी वर्ड लिस्ट को बाहर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे और कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो। सर जैसे एरर को इग्नोर करने के लिए टू डेवलप हमने लिया, तो अगर कोई मैसेज इग्नोर करना हो या और भी कुछ चीजें फाइल्स को इग्नोर करनी हो तो भी हम इसी में कुछ सिर्फ एक फाइल को इग्नोर करना, तो करना ही क्यों है एक फाइल को इग्नोर? कोई मैसेजेस इग्नोर करने हो तो टर्मिनल में मैसेजेस आए हम उसको इग्नोर करके और ये डीवी फाइल चलाएंगे तो? एक्चुअली मेरे को कभी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, लेकिन आप एक्चुअली में खुद की कमांड्स बना सकते हो इसके अंदर, बहुत अच्छे से कमांड बना सकते हो एनुमरेशन के लिए। देखो एनुमरेशन इज द की ऑफ एनी मशीन, नो मैटर आप बग बाउंटी कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, एनुमरेशन मस्ट है। और जितना ज्यादा आपका रिकॉग्निशन अच्छा होगा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग अच्छी होगी,
उतने ही ज्यादा चांसेस है आपको कोई बग मिलने के या फिर कोई भी एक्सप्लॉइट मिलने के। ठीक है, आपका जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग आपका एनुमरेशन होगा ना, उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं आपको बग मिलने के। और किसी भी एक्सपर्ट से पूछोगे ना, कोई भी किसी से भी पूछ लेना, आपका एनिमेशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी आपको, अगर आपको एक्सप्लॉइटेशन नहीं भी आता है ना, तो भी आप उस मशीन को सोल्व कर सकते हो। आप एक्सप्लॉइट करना सीख सकते हो। एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा मुश्किल टफ नहीं है, टूल्स को यूज करना ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, आपका एनुमरेशन करना ज्यादा मुश्किल बात है। आपको वैसे ही लगता है पहला स्टेप है, बोरिंग है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, उसके जो भी आपको समझ में आया है, जितना टूल्स आप बना सकते हो बना सकते हो, जितनी कमांड्स आप बनाना चाहो बना सकते हो, सिर्फ एनुमरेशन पे फोकस करो। किसी वेबसाइट में भी बग्स निकालना है तो भी एनुमरेशन पे ही फोकस करना है। हाँ, एनुमरेशन के अंदर ही फोकस करना है। साइबर सिक्योरिटी के लिए एनुमरेशन मस्ट है। आपने सुना होगा ना कि एक एजेंट था, वो 10 साल के लिए वहां पे बैठा रहा, सिर्फ वो देख रहा था क्या है क्या नहीं है, उसका पूरा रूटीन चेक कर रहा है। वो एनुमरेशन ही तो कर रहा था, क्या उसने अटैक किया? नहीं किया ना। अगर किसी एजेंट को किसी को टारगेट करना है तो पहले वो क्या करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा ना, कहाँ जाता है, कैसे जाता है। अगर उसका एनिमेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या होगा? वो बंदा अगर जा रहा होगा दुबई, वो पहुंच जाएगा ऑस्ट्रेलिया, तो कोई फायदा है क्या उसका? एनिमेशन एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एनिमेशन अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो एक्चुअल में आप कुछ भी कर सकते हो, नो मैटर आप रियल लाइफ में हो या फिर किसी भी लाइफ में हो। समझ में आ गया? हमें सिर्फ हाँ वेबसाइट्स को ऑब्जर्व करके देखना है कि इसमें क्या कमी हो सकती है। हाँ, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर एनुमरेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, सो आपकी जो वर्ड लिस्ट होती हैं, एक होती है आपकी सेक लिस्ट, जो आपको बाहर से इंस्टॉल करनी पड़ती है। आप सिंपल लिखना सेक लिस्ट, एंटर करोगे तो ये एक्चुअल में इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। ये आपकी वर्ड लिस्ट है जो बाहर से आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे जो वर्ड लिस्ट होती हैं उनके कॉम्बिनेशन स्टोर करके रखते हैं, जिसकी जो साइज है वो होता है 533 MB। ठीक है, वर्ड लिस्ट तो सबको पता है ना क्या होती है, सेट ऑफ वर्ड्स। नो मैटर वो पासवर्ड है, यूजर नेम है, यूजर नेम की भी वर्ड लिस्ट होती है, पासवर्ड की भी वर्ड लिस्ट होती है, वेब के अंदर जो डोमेन्स होते हैं ना उनकी भी वर्ड लिस्ट होती है, जैसे www या फिर एप्पल ऐप डॉट एनी साइट का नेम। ठीक है, हाँ, हर चीज की जो वर्ड लिस्ट होती है, हर चीज के लिए अलग वर्ड लिस्ट बनती है। अब ये तो नहीं डाल सकते ना कि डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स की वर्ड लिस्ट आप पासवर्ड में यूज करें तो क्या होगा, नहीं काम करेगी ना। तो आपको पता होना चाहिए किस टाइम पे कौन सी वर्ड लिस्ट आप यूज कर सकते हो। वर्ड लिस्ट के ऊपर अच्छी पकड़ बना लो, काम आएगी। तो एक बार इंस्टॉल होने देते हैं। आपकी वैसे काली के अंदर डिफॉल्ट वर्ड लिस्ट भी होती है जिसका नाम है वर्ड लिस्ट। यहां पे लिखेंगे cd यूजर शेयर। अब यहाँ पे आपके पास शेयर के अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी एक्चुअल में आपके टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो किसी चीज को एनिमेट करने के लिए या फिर किसी चीज को अब्यूज करने के लिए। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एक मिनट रुकना, अरे यूजर शेयर, हमको वर्ड लिस्ट के अंदर जाना है। वर्ड लिस्ट के अंदर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो एक roq.txt के नाम से है, ये आपकी वर्ड लिस्ट है। आपने roq का नाम सुना है? दुनिया की सबसे बड़ी वर्ड लिस्ट बोलते हैं ना, जो पासवर्ड कंटेन करके रखती है, उसका नाम ही roq है, जो हर साल अपडेट होती है। वही वर्ड लिस्ट होती है ये वाली। ठीक है, आपको बाहर से कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको कैच करने लग जाओगे तो ये इतनी बड़ी वर्ड लिस्ट है कि आपका सिस्टम तक हैंग हो सकते हैं। ठीक है, ये पता नहीं कितने मिलियंस में पासवर्ड को कंटेन करके रखती है। तो यहाँ पे काफी है, जैसे डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स है, ये आपका यूज होता है आपके वेबसाइट्स के अंदर, ये भी आपका वेबसाइट्स के अंदर होता है। यहाँ पे डब्ल्यू फज है, ये फजिंग के लिए यूज होता है, जहाँ पे आप पासवर्ड्स या फिर यूजर नेम्स को फज करते हो, या फिर डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स के लिए भी यूज कर सकते हो इसको। ये एसक्यूएल के लिए है,
ये जोन लिस्ट है जो आपकी जोन के लिए होती है, हैशेज को क्रैक करने के लिए यूज होती है, वो लिस्ट है। और डब्ल्यू फिलाइट, ये भी आपकी कोई भी वर्ड लिस्ट हो सकती है, जैसे पासवर्ड के लिए यूज कर सकते हो या यूजर नेम के लिए यूज कर सकते हो। और इसके एक्चुअल में आप जब इंस्टॉल कर लोगे ना सेकलिस्ट को, और दोबारा से सेकलिस्ट लिख के एंटर करोगे, तो यहाँ पे एक्चुअली में बता देगा कौन सी वर्ड लिस्ट है आपने इंस्टॉल की है। जैसे वेब शेल भी दे दिया इसने यूजर नेम के लिए, यूजर नेम्स, यहाँ पे पेलोड्स हैं, यहाँ पे पैटर्न मैचिंग है, ठीक है, पैटर्न मैचिंग समझ रहे हो ना, हैशेज वगैरह। यहाँ पे पासवर्ड के लिए अलग से बना रखी है इसने। और मिसलेनियस, ये आपकी जो डोमेन वगैरह के लिए यूज होती है, ये फजिंग के लिए यूज होती है, जहाँ पे आपके यूजर नेम और पासवर्ड और डायरेक्टरी फोर्स करते हो। यहाँ पे ये वेबसाइट्स के यूज होती है जो आपके सब डोमेन्स होते हैं, या फिर सब डायरेक्टरीज होती हैं, जैसे फॉरवर्ड स्लैश कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। इन सबको यूज करना सीखेंगे आगे क्लासेज में, या फिर आप खुद से भी कर पाओगे। अगर मैं नहीं करवा पाऊंगा ना इन सब चीजों को, तो आप खुद से एक बार कर लेना। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। ओके एवरीवन, समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, आज का एक्चुअल में टाइम खत्म हो गया है, तो एक काम करते हैं, कल फाइल ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। बाकी आज जितने टॉपिक्स हुए हैं सारे क्लियर हैं? यस सर। यस सर। ठीक है।